नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। मोदी जी और माफ़ी, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं क्योंकि हमने कभी भी नहीं देखा कि मोदी जी सिर झुकाकर किसी से माफ़ी माँगने का काम करें। अ, किसान जब बिल आया था और किसानों का एक लंबा प्रोटेस्ट हुआ, तो उस समय उन्होंने कहा कि भई वो चीज़ नहीं हो पाई, इसलिए वो किसान बिल वापस ले रहे हैं। अभी आपने देखा था कि हाल में कुछ डिसीजंस हुए, जैसे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, वो उन्होंने जॉइंट कमिटी को भेज दिया। जो ब्रॉडकास्ट सर्विसेज रेगुलेशन बिल है, उसको विथड्रॉ किया गया। लैटरल एंट्री का जो डिसीजन था, उसको भी वापस, जो इश्तिहार निकाला गया था, उसको वापस लिया गया। लेकिन कभी भी कोई सोच नहीं सकता था कि भरी सभा में पब्लिकली मोदी जी माफी मांगेंगे। आज वो पालघर में थे, महाराष्ट्र के पालघर में। महाराष्ट्र में चुनाव है नवंबर में, और अभी आपने देखा था कि हाल में किस तरीके से सिंधु दुर्ग में जो शिवाजी की मूर्ति थी, वो किस तरीके से गिर गई। 35 फीट लंबा स्टैच्यू था, वो हवा से और खराब मौसम के चलते वो स्टैच्यू गिर गया। उसके बाद काफी आलोचना हुई कि जो छत्रपति शिवाजी जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, उनकी भी जो मूर्ति थी, वो किस भ्रष्टाचार के चलते वो मूर्ति गिर गई। उसकी काफी आलोचना हुई। तो आज पालघर में मोदी जी ने इसको लेकर माफी मांगी थी। मैं चाहती हूँ कि मोदी जी ने क्या कहा है, उसको आप सुने, और फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये मोदी जी का एक्ट ऑफ फ्रॉड ये क्या है। क्या हार के चलते आज मोदी जी को नतमस्तक होकर माफी भी मांगनी पड़ रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा मोदी जी ने आज पालघर में। सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। अब मैं अपने मेहमानों के पास आना चाहती हूँ कि मोदी जी का ये एक्ट ऑफ फ्रॉड माना जाए। हार के चलते क्या उन्होंने माफी मांगी है, या फिर उनको ये लग रहा है कि भाई अगर छत्रपति शिवाजी के स्टैच्यू के लिए अगर हमने माफी नहीं मांगी तो महाराष्ट्र की जनता मोदी जी को कभी माफ नहीं करेगी। हमारे साथ इस समय 3 मेहमान हैं, और एक आध लोग और जुड़ेंगे तो उनको भी जोड़ने की कोशिश करूंगी। पुष्पराज देश पांडे, जो कि इंडिया अलायंस के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा नाम की किताब उन्होंने लिखी है। पुष्पराज, आपका स्वागत है। वाहिद अली, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं मुंबई से, बहुत क्लोजली राजनीति को फॉलो करते हैं, आपका भी स्वागत है। दीपक कबीर, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ है। और थोड़ी देर में प्रकाश पोहरे, जो कि डेली देशोन्नति महाराष्ट्र का बहुत बड़ा अखबार है, उसके एडिटर इन चीफ हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। मैं आज की चर्चा में पुष्पराज से शुरू करती हूँ कि पुष्पराज, आपको क्या लगता है कि आज मोदी जी को सिंधु दुर्ग में जो शिवाजी का जो स्टैच्यू गिरा था, और आज उसको लेकर माफी मांगना, मोदी जी जो कि मोदी जी के नेचर के बहुत खिलाफ है, वो जल्दी माफी, किसी चीज के लिए माफी नहीं मांगते हैं, और आज अगर उनको माफी मांगना पड़ा है तो इसे आप क्या कहेंगे? उनकी मजबूरी, एक एक्ट ऑफ फ्रॉड, क्योंकि उनको चुनाव के हार का डर सता रहा है। जी पुष्पराज। नीलू जी, आपको, हमारे पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, शिवाजी महाराज का हर पहलू एक अत्यंत भावनात्मक विषय है और मराठी अस्मिता से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए राजकोट किले में जो महाराज की मूर्ति के ढलने के आने वाले चुनाव आज के समय शिव भक्त और शिव विद्रोही के बीच का चुनाव बन चुका है। हमें प्रधानमंत्री मोदी की माफी को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। उन्हें चिंता है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और महायुति सरकार का सफाया हो जाएगा और कुछ नहीं है। इसीलिए उनकी माफी सिर्फ एक राजनीतिक कैलकुलेशन है। हकीकत में उन्हें कोई पछतावा या रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर मोदी जी को सचमुच माफी मांगनी ही थी, उन्हें पहले खुद पर उंगली उठानी चाहिए और उन्हें ये न केवल ये घटिया मूर्ति के निर्माण के लिए बल्कि भ्रष्टाचार के लिए भी अपने आप को दोषी ठहराना चाहिए। मैं सिर्फ विरोध के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मतलब इस मुद्दे को आपके दर्शक ज़रा समझ लीजिए
इस प्रतिमा का निर्माण 6 महीने से कम के समय में इसलिए किया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को और भाजपा को चुनावी लाभ उठाना चाह रहे थे और उन्होंने उसी दिन लॉन्च किया जिस दिन नेवी डे है, दिसंबर 4 को। ऐसा कितने ही राष्ट्रीय निर्माण के प्रोजेक्ट, चाहे वो नई संसद हो, अयोध्या का मंदिर हो, उज्जैन महाकाल में जो सप्तऋषि का मूर्ति है, अटल सेतु है और अन्य पुल और हाईवेज हो, केवल मोदी जी के अहंकार और एक पार्टी के चुनाव लाभ के लिए जल्दबाजी में बनाए जाते हैं और उनके उद्घाटन किया जाता है। क्या भाजपा भारत के निर्माण में बाधा नहीं डाल रही है? और इस मामले, ये जो पर्टिकुलर स्टैच्यू है, उसको आप ज़रा ध्यान से समझिए। ये जो महाराष्ट्र सरकार ने मई 2017 में एक सरकारी आदेश निकाला था, एक जीआर निकाला था, जिसके धारा 4 में सीधे-सीधे लिखा है कि कोई भी मूर्ति और स्मारक अगर महाराष्ट्र में बननी है, तो कला डायरेक्टोरेट द्वारा जाँची जाएगी और मंजूरी देनी पड़ेगी उनको, तभी कोई स्मारक या मूर्ति बन सकती है। अब महाराष्ट्र कला के डायरेक्टोरेट, उसके जो डायरेक्टर है, निदेशक है राजीव मिश्रा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने केवल 6 फुट की मूर्ति के लिए मिट्टी के मॉडल को उन्होंने मंजूरी दी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि कला डायरेक्टोरेट को 35 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की महायुति सरकार के फैसले के बारे में कुछ पता ही नहीं था। यानी कि इस सरकार ने किसी अपने ही डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मांगी और उन्होंने स्ट्रक्चरली कोई इसकी जांच नहीं की और उसने ये फोर्स कर दिया। अब महायुति सरकार अपने ही कुछ अपना ही खिचड़ी पका रही है। उन्होंने इस मूर्ति के लिए कोई कमीशन लिया है, जैसे कई सारे लोग कह रहे हैं कि जो स्कल्पचर है, शिल्पकार है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, वो भाजपा के किसी नेता के बहुत करीबी है और उन्होंने इस मूर्ति को जल्दबाजी में चुनावी लाभ के लिए 6 महीने में तैयार किया। जबकि जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात की गई है पिछले 2-3 दिनों में, 1 हफ्ते में, सब लोग यही कह रहे हैं कि ऐसी मूर्ति, इतनी साइज की मूर्ति में कम से कम 3 साल लगने चाहिए। तो आपने ये 6 महीने में किया क्यों है? और जब महायुति सरकार सबसे बड़ी मतलब अपने लिए इतना बड़ा खड्डा खोद दिया इन्होंने, क्योंकि जब महायुति सरकार ने गलती की है, कमीशन लिया है, भ्रष्टाचार किया है, ना खाऊँगा या ना खाने दूँगा का जुमला तो सिर्फ़ एक जुमला ही रह गया, वो अलग बात है। लेकिन इसके बावजूद अब वो नौसेना पे उँगलियाँ उठा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। अब आप लॉजिकली सोचिए, नौसेना ने आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कदंबा आदि इतने सारे जहाज और सबमरीन्स उन्होंने किए हैं जो मजबूत है, भारी भरकम है। क्या कोई भी सोचता है कि भारतीय नौसेना समुद्र तट पर एक मूर्ति नहीं बना सकते जो 45 किलोमीटर का पवन का सामना नहीं कर सकती? यहाँ तो नारियल भी 45 किलोमीटर का सामना कर सकते हैं। माफ कीजिए, लेकिन मोदी जी की माफी मगरमच्छ के आंसू बहाने जैसी है। महायुति सरकार जो भी दिखावा कर रही है, उसे मराठी मानुस आज नहीं खरीद रहा है। इस बार मेरा आप मुझसे एफिडेविट लिखवा लीजिए, भाजपा को कड़ा सबक मिलने वाला है इस चुनाव में। जी, नीलू जी। ठीक है। अब मैं दीपक के पास आती हूँ, दीपक थोड़ा जल्दबाज़ी में है, उनको शायद कहीं जाना है इसलिए मैं उनके पास पहले आऊँगी, फिर फ़ाहिद आपके पास आती हूँ कि दीपक, मोदी जी की माफ़ी, वो भी छत्रपति शिवाजी के स्टैच्यू के गिरने पर और जिस तरीके से वो बिल्कुल मतलब लिटरली वो कह रहे हैं कि मैं चरणों में गिरकर और मैं माफ़ी माँग रहा हूँ। ये तो भाव-भंगिमा मोदी जी की कभी दिखी ही नहीं 10 साल में, जो आज हमने देखी है। क्या कहेंगे इस माफ़ी पर? देखिए, मैं कुछ तकनीकी बातें हमसे पहले पुष्पराज जी ने कह दी हैं, तो मैं उसके अलावा कुछ बातें कहना चाहता हूं जिससे नॉर्थ इंडिया के लोगों को अंदाजा हो सके कि क्या हुआ है और मोदी क्या कर रहे हैं। मसला ये है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, नॉर्थ इंडिया के अंदर शिवाजी को शिवाजी हम लोग कहते हैं और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी कहे जाते थे, पर बोलचाल की भाषा में शिवाजी जी लगाना भी हमारे यहाँ एक सम्मान होता है। मैंने एक मशहूर यूट्यूब है हिंदी कविता चैनल, बरसों पहले 8-10 साल पहले, तो उसके लिए कविता उन्होंने मुझसे कहा था रिकॉर्ड कर दीजिए कुछ बातचीत में। तो मशहूर कवि रहे हैं भूषण, और भूषण की एक कविता ऐसे ही बातचीत में रिकॉर्ड हो गई, बहुत वायरल हुई थी। वो उन्होंने छत्रसाल के लिए और शिवाजी के लिए लिखा। औरंगजेब के यहाँ से वो भागे थे भूषण, कुछ मसला हुआ था, वो लंबी कहानी है। बहरहाल उनकी एक शिवाजी के लिए कविता थी, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाथ बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। बहुत वीर रस की कविता थी। तो ये कविता वायरल हुई
जब मैं कमेंट बॉक्स में गया कभी कई साल बाद देखा है, तो महाराष्ट्र से जुड़े लोग या उस बेल्ट से जुड़े लोग, कई लोग तारीफ करते हुए भी नाराज थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसकी कहानी बताई थी और पूरी कविता मतलब लोकप्रिय। उनका कहना था कि आप शिवाजी क्यों कह रहे हैं बार बार? शिवाजी हमारे लिए भगवान है, शिवाजी ये हैं। आप जो है छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए, आप बिना महाराज लगाए कैसे बोल सकते हैं? हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में महाराज एक फ्यूडल वो है कि आप महाराजा होते तो महाराजा लगा दिया तो लगा दिया, लेकिन वो बहुत अच्छी वैल्यू नहीं, मतलब एक फ्यूडल सरनेम माना जाता है महाराजा। तो हम रिस्पेक्ट में शिवाजी कह रहे थे, उनके लिए ये इंसल्ट हो रही थी शिवाजी कहना। वो छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा ना कहने के लिए मेरी आलोचना कर रहे थे इस तारीफ के बावजूद। तब मैंने पहली बार ये महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में शिवाजी की मूर्ति लगी है, बाकी जगह लगे। यहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश है और महाराष्ट्र का सांस्कृतिक परिवेश है शिवाजी को लेकर बिल्कुल अलग है। और इस इमोशनल अटैचमेंट के बाद जब वो देखी गई है, तो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं कि लोगों के अंदर दंगा भड़क सकता है। वो जो गुस्सा, मान लीजिए कल्पना करिए वो सरकारी मूर्ति ना होती, किसी चौराहे पे होती और ये अफवाह फैल जाती किसी ने तोड़ दिया है, तो आप कल्पना नहीं कर सकती क्या हो सकता है। ये मैंने पर्सनली, आप अभी भी दर्ज होंगे वो सारे कमेंट, हिंदी कविता यूट्यूब चैनल पे मौजूद है मेरे नाम से। ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं बता रहा हूं कोई चारा नहीं था। जैसे हरियाणा में फोगाट का मसला एक अकेला है जो किसानों की तबाही, बेरोजगारी, अग्निवीर के मुद्दे से भी ऊपर निकल जाता है, जो अस्मिता के सवाल से जुड़ जाता है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में शिवाजी अस्मिता है। नॉर्थ इंडिया में नरेंद्र मोदी की थू-थू क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि जो सरकार अपने वोटिंग, जिसपे धंधा चलता था, वोट लेते थे, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो राम पथ तक नहीं बना पाए, पहली बारिश में उड़ गया। तो भ्रष्टाचार की इंतहा। महाराष्ट्र के अंदर आप शिवाजी की मूर्ति नहीं लगा पाए, इनको इवेंट करना होता है। ऊपर ऊपर नीचे कुछ है कि नहीं, ऊपर सड़क बना दी, नीचे कुछ है कि नहीं, ऊपर ये बना दिया। इनका हर काम इतना जल्दबाजी का, एस्थेटिक सेंस बिल्कुल नहीं है। संविधान के ऊपर वो शेर वाला मसला हुआ ही था, जिसके ऊपर था संविधान के शेरों का साइज बदल दिया, उनका चेहरा बदल दिया। कहीं कुछ मूर्तियां लगवाते हैं, इतनी भद्दी लगवाते हैं, जो जैसे लगवाते हैं, बस निपटाओ। अब क्या हो रहा है कि आम जनता के अंदर 3 पॉइंट पे आके एक लाइन जुड़ती है, और वो जुड़ती है कि जल्दी जल्दी इवेंट करवाओ, पैसा सारा का सारा ठेका गुजराती कंपनियों या अपने गुजराती परिचितों को दो, किसी ना किसी मार्फत फायदा पहुंचाओ, और वो घटिया काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, वो तबाही होगी। ये नहीं कोई समझेगा कि नेवी का क्या रोल है, वहां का क्या रोल है, इवेंट के लिए था, ये नहीं था, ये कोई नहीं समझेगा। मोदी सरकार की छवि एक घटिया काम कराने वाले, भ्रष्टाचारी मतलब निपटाने वाले काम और फायदा उठाने के लिए करने वाले के रूप में हो चुकी है। ठोस काम, क्योंकि इनको चुनावी फायदे के लिए काम करना है, इनको काम नहीं करना है, सड़क नहीं बनानी है, इनको वोट लेने हैं, मूर्ति नहीं बनानी है, इनको वोट लेने हैं, इनको अस्पताल नहीं बनाना, इनको वोट लेने हैं, इनको कोई स्कूल नहीं बनाना है, कॉलेज नहीं बनाना, जियो यूनिवर्सिटी बनेगी नहीं उसका उद्घाटन कर देंगे, वो यूनिवर्सिटी बनेगी नहीं पत्थर लगा देंगे, कोई काम हुआ नहीं उसका विमोचन कर देंगे। अरे भाई पागल हो गए हैं लोग ये सब देख के। तो अब जो है, अब महाराष्ट्र में तथ्य क्या है ये महाराष्ट्र वाले जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि यार एक शिवाजी की मूर्ति नहीं बना पाए, और यहाँ वाले ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि वहां शिवाजी का टूटा हुआ सिर देख रहे होंगे बाहें। एक तो इन्होंने शिवाजी को कम्युनल एजेंडे में सेट किया, जबकि शिवाजी ओबीसी पॉलिटिक्स को झेलते हुए वहां के एक सेकुलर सबसे बड़े लीडर थे। शिवाजी के तोपची, शिवाजी के पूरी पॉलिटिक्स, शिवाजी के तमाम कारिंदे कैसे काम कर रहे थे, उसमें तो जिनकी गोविंद पानसरे की हत्या हुई, उन्होंने सबसे शानदार किताब लिखी है शिवाजी पे, हाँ ना। तो आज भी हम लोग मनाते हैं क्या 19 फरवरी को सोशल जस्टिस डे होता 20 को, और 19 को ये शिवाजी का होता था, तो दोनों को जोड़ दिया हम लोगों ने। ये शिवाजी
जो महाराष्ट्र के लिए एक पवित्र और पूजनीय है बिल्कुल, कि जिसका मैं व्यक्तिगत अनुभव करता हूँ, वहां पे जब टूटी हुई मूर्ति देखी और लगवाई किसने, उद्घाटन किसने किया, तो मोदी सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा था, मोदी जी के पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि ये किस पे ब्लेम, ये जवाहरलाल नेहरू पे ब्लेम डाल नहीं पा रहे हैं इस बार, ये जवाहरलाल नेहरू पे ब्लेम नहीं डाल पा रहे हैं, ये वहां उद्धव ठाकरे पे ब्लेम नहीं डाल पा रहे हैं, नक्सलवादियों पे ब्लेम नहीं डाल पा रहे हैं, तो माफी मांगने के अलावा क्या बचा है, बाकी तो ये कर डालते, कहीं और होता ही है। ठीक है। तो कुल मिला के इनकी पूरी कार्य पद्धति विकास की या वास्तविक काम की ना होके तमाशे की है, होर्डिंग बैनर की है, प्रचार प्रसार की है, प्रोपेगेंडा की है, इसलिए ये और आर्थिक फायदा पहुंचाने की है, इसलिए ये गड़बड़ियां होती हैं और ये हर जगह होती हैं। फिलहाल ठीक है। मोदी जी का माफी मांगना इस समय चुनावी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सीरीज में जिस तरीके से वो बैकफुट पे जा रहे हैं हर कदम पे, वो उनका एक तरीके से अवसान दिखा रहा है, जिसे हिंदी में शब्द कहते हैं, उनका जो दिखा रहा है कि ग्रेविटी कितनी तेज काम कर रही है कि वो सिर्फ लुढ़क रहे हैं अब, और उनके हाथ से बचेगा नहीं। बस, ठीक है। शुक्रिया। प्रकाश पोरे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डेली देशोन्नति के एडिटर इन चीफ है। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन वाहिद अली के पास जाऊंगी कि वाहिद अनम्यूट कर लीजिएगा। मोदी की माफी को आप कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र की जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या महाराष्ट्र की जनता मोदी जी को माफ कर देगी? आज अगर उन्होंने अपना सिर झुकाकर और नतमस्तक होकर छत्रपति शिवाजी का जो मूर्ति गिर गई थी, टूट गई थी, अगर उसके लिए आज उन्होंने माफी मांगी है, तो क्या माफी मांगने से इतना बड़ा पाप धुल जाएगा? जी भाई। देखिए, ये जो माफी है, ये पूरी की पूरी पॉलिटिकली कनेक्टेड है। आने वाले चुनाव में अगर आप इनके आंकड़े देखेंगे, जो यहाँ पे रुझान आ रहे हैं हमारे पास और जो ग्राउंड रियलिटी बता रही है हमको, वो ये कि बीजेपी 70 से 75 में सिमट जाएगी और अजीत दादा पवार अगर 7-8 सीट ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, एकनाथ शिंदे जरूर कुछ करेंगे, 20 से 25 सीटें लेके आ सकते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि यहाँ पे महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है। आप चुनाव को क्यों देरी से कर रहे हैं? अमूमन देखा जाता था कि हमारे जो चुनाव होते हैं वो हरियाणा के साथ हो जाते हैं लगभग। इस बार हरियाणा का चुनाव पहले और हमारे चुनाव का कोई विचार ही नहीं है। मतलब हम तो ऐसे प्रदेश बन गए हैं जो राम भरोसे चल रहे हैं, और जब राम भरोसे चलते हैं तो हकीकत सामने आती है, और जब हकीकत सामने आती तो इस तरह की ट्रेजेडी होती है, क्योंकि एक प्रकृति का रूल है नीलू जी कि जो भी ऊपर जाता है उसको एक ना एक दिन नीचे आना होता है, चाहे वो कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो। तो जो वापस नीचे आने का जो रूल है तो बहुत कठिन है, डगर पंगट की, इतना आसान नहीं होगा। जब खुदा आपको शौहरत देता है, भगवान आपको शौहरत देता है, तो जिल्लत भी देता है साथ में, और उस जिल्लत के दिन अब शुरू हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी जितना कॉलर ऊपर करके यहाँ चला करती थी, अब वैसा दिखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ बीजेपी को बीजेपी ही खत्म कर रही है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। उनसे बड़े नाखुश है यहाँ के अंदर वाले लोग। इनका कहना है कि हमने 20-20 साल दे दी, 25 साल दे दी, और टिकट की लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं आने वाला, इनको पता है। जैसे कि लोकसभा में देखने को मिला, तो लोकसभा में इतनी सीटें कम होने का कारण यही थी कि बीजेपी ने बीजेपी को ही हराया है यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि क्या माफी मांगना काफी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मराठी अस्मिता है, मराठी लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का रिस्पेक्ट तहे दिल से करते हैं। और उनके साथ इस तरह का ये चीज होना, ये एक मुसलमान भी नहीं सहेगा, एक दलित भी नहीं सहेगा, हमारे दलित भाई, हमारे हिंदू भाई भी नहीं सहेंगे, और इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे सहयोगी पुष्पराज जी ने बताया कि 6 फुट की मूर्ति को 30 फुट का बनाना है, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, आपको वहां पे जाके उद्घाटन करना है, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। तो इन कारणों की वजह से आप भी जानते हैं कि जो भी जल्दबाजी का काम हुआ है, जल्दबाजी का काम, हमारे यहाँ कहते हैं कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और जल्दबाजी के काम में हमेशा आप भी देख लीजिए, चाहे वो कोई भी काम किया हो इन्होंने, चाहे वो जबलपुर का एयरपोर्ट बनाया हो, चाहे वो जैन के आप बात कर लें, चाहे वो आप भोपाल के एयरपोर्ट की बात कर लें, दिल्ली के एयरपोर्ट की बात कर लें, चाहे वो आप नया विधान लोकसभा सदन देख लें, वहां पे भी लीकेज है। तो जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का होता है, और यहाँ भी जल्दबाजी ही दिखाई दे रही थी कि किस तरह इस मूर्ति को तैयार करें, किस तरह इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिक्स में हम इनकैश कर सके, आने वाले चुनाव में हम इनकैश कर सके। तो ये नहीं हुआ, क्योंकि जब भगवान को, जब अल्लाह को आपको नीचे लाना है, तो सारी शक्तियां उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है,
और वही देखने को मिल रहा है कि आज मोदी जी के खिलाफ सारी शक्तियां खड़ी हो गई हैं, उनको बहुत सारी चीजें रोल बैक करना पड़ रहा है। आज माफी मांगना तो दूर की बात, आप वक्फ बोर्ड की बात कर लें। अगर ये पुराने मोदी जी होते तो क्या आपको लगता नहीं कि वक्फ बोर्ड पारित हो गया होता और ये पूरा कानून बन गया होता? भाई आज कमेटी बनाना, उसमें 4 मुसलमानों को लेना, 20 दूसरी पार्टियों को लेना और इस कमेटी को बना के उनके विचार पे लाना, ये चीज तो मोदी जी का काम नहीं था ना करना। मोदी जी तो हिट एंड पास थे। भाइयों और बहनों, आज से आपका नोट जो है वो कागज, फाइनेंस मिनिस्टर तक को नहीं पता। तो इस तरह की जो डिसीजन लेने वाले लोग अगर आज उसको बोल दे कि नहीं कमेटी अब फैसला करेगी और माफी मांगने वाली बात जो है, तो महाराष्ट्र की जो आंखों में जो आपके आंसू जो है वो महाराष्ट्र के लोगों को नहीं दिखेगा। महाराष्ट्र की जनता तो एक ही सवाल करेगी कि जल्दबाजी क्यों की गई, परमिशन क्यों नहीं लिया गया प्रॉपर, जैसे हमारे पुष्पराज जी बता रहे हैं, क्यों नहीं तरीके से काम किया गया, 6 फुट की मूर्ति को 30 फुट की बना। देखिए भगवान तो हम सबके हृदय में है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हृदय में है। आप मूर्ति बनाइए नहीं बनाइए, लेकिन उनको हमारे हृदय से कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन मूर्ति बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसमें जल्दबाजी क्यों करनी है, इसमें गलती किसकी है, ये सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। आज मुंबई में देखने को मिला कि जितने भी कांग्रेस वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो आरिफ नसीम खान हो, चाहे वो आपके ये असलम शेख हो, चाहे वो भाई जगताप हो, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया, उन सबको थाने लाया गया। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी के सामने हरा पीला झंडा ना दिखाएं, काला झंडा ना दिखाएं, मोदी जी को कोई तकलीफ ना हो अपने जगह तक जाने के लिए। तो ये क्या, ये हिटलरशाही है? आज अगर मुझे कोई चीज बुरी लगती है नीलू जी, तो मैं उसकी खिलाफत नहीं कर सकता क्या? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। ये मेरा देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के गया है, उसके द्वारा मुझे ये पूरी शक्ति है मेरे अंदर कि मैं उस चीज को गलत बोलूं और सही को सही बोलूं। तो आज जब कोई गलत बोलने के लिए सड़कों में आना चाहता है और आपको बोलना चाहता है कि आपने गलत किया, आपने उन सबको अरेस्ट कर लिया, उन सबको थाने में ले जाके बैठा दिया। मतलब आपके खिलाफ जो भी खड़ा होगा, आप उसको किसी भी, चाहे वो साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, आप उसके खिलाफ अपनी खिलाफत को हजम नहीं कर सकते। देखिए एक बोलते ना राजनीति में आपको आपके खिलाफ जो बोल रहे हैं लोग, जो खिलाफत में खड़े हैं, उनकी बातों को भी सुनना पड़ता है। कभी विपक्ष बनता है, एक शक्तिशाली विपक्ष बनता है, लेकिन इसमें 10 साल तक तो कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन था नहीं। फॉर वी ऑल नो नाउ वी हैव अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राहुल गांधी। जिस तरह की बातें, जिस तरह के हाउस अभी अपने को देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस का सदर हो या कोई भी सदर हो, जिस तरह में खिलाफत में आवाज इनकी उठाई जा रही है, वो पिछले 10 साल में तो उठने को देखने को मिल नहीं रहा था। तो अब धीरे धीरे मोदी साहब को सोचना होगा कि कमियां कहाँ रह गई हैं, कहाँ उनसे गलतियां हो रही हैं, कहाँ उसको सही किया जा सकता है। एज अ जर्नलिस्ट मैं यही कह पाऊंगा कि आज महाराष्ट्र में उनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है, अब मैं प्रकाश पोरे जी के पास आती हूँ कि प्रकाश जी, मोदी की जो माफी है आज की, जो उन्होंने पार्लियामेंट में जो माफी मांगा है, जी दीपक, हाँ बोलिए। मैं बस एक बात कह के थोड़ा हटना चाहूंगा। मैं, जो मेरी जानकारी है, बहुत सिंपल सी बात है। बाकी तो हम लोगों जो वर्जन दे रहे हैं पॉलिटिकल की क्या माहौल है वो अलग बात है। जो जानकारी मिली है कि मूर्ति, एक तो 1-2 करोड़ की बात होती कोई बात नहीं है, यहाँ लाखों के भ्रष्टाचार होते थे, बोफोर्स से लेकर लालू वाले तो इन्होंने जेलें करवा दी। क्या वास्तव में 3600 करोड़ लगे हैं? जो रिपोर्ट आ रही है कि 36, मतलब ये कोई छोटा छोटा कस्बा बस जाए, शहर बस जाए छोटा, ये क्या है भाई? ये अगर क्या ये लगे हैं, अगर नहीं लगे तो ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये जनता नहीं जानना चाहेगी? जो जनता 5 किलो राशन पे जी रही है, जो क्रोसिन की गोली को तड़प रही है, जो सुसाइड कर रहे हैं, वहां 3600 करोड़ आप लगा दोगे और वो धाराशाही मिलेगा? तो ये भ्रष्टाचार हुआ तो जांच नहीं होनी चाहिए? अगर जांच होगी तो जिम्मेदार कौन होगा ये पता करना चाहिए कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। जो पैसा जो खाया वो वसूली नहीं होनी चाहिए, उनको जेलों में नहीं होना चाहिए। ये सब कौन करेगा? मतलब भ्रष्टाचार क्या माफियों से खत्म हो जाएगा? मोदी सरकार अगर आप देख लें तो भ्रष्टतम सरकार मानी जाएगी, जो लाखों करोड़ों में काम नहीं कर रही, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार कर रही है। तो मुझे लगता है जनता को दर्द ये पैसे के हिसाब किताब में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी टैक्सेस के पैसे जा रहे हैं। जी बस। बिल्कुल ठीक है। अब मैं प्रकाश जी के पास आती हूँ कि प्रकाश जी, वही सवाल की जो मोदी जी ने आज पालघर में जो माफी मांगी है, वो माफी क्या उनकी हार का एक बहुत बड़ा संकेत है? उनका पतन तो हो ही रहा है धीरे धीरे, वो किस तरह से धीरे धीरे बैकफुट पर जा रहे हैं ये भी हम इतने दिनों से देख रहे हैं। लेकिन आज छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो टूटी, उस पर उनकी माफी मांगना क्या महाराष्ट्र में एक बड़ी हार का संकेत है? और महाराष्ट्र की जनता इस माफी को क्या समझेगी? ये एक मोदी जी का फ्रॉड नहीं समझेगी और क्या क्या समझेगी?
क्या इस माफी को एक फ्रॉड के रूप में महाराष्ट्र की जनता नहीं देखेगी? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्रकाश जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं देखो नीलू, ऐसा है सीधा विषय। एक कहावत है कि समय बड़ा बलवान होता है, और दूसरी बात ऐसी है कि काम पड़े बाका तो गधे को कहो काका, ये दूसरी एक कहावत है। और इसी तरीके से ऐसा है कि जब समय बड़ा बलवान हो गया है, जब इनको 240 मिली, देखिए हमारी जो भारत की जो जनता है बड़ी समझदार है, और उन्होंने इनको, भला इन्होंने कितने भी बदमाशी की है, ये तो अभी क्लियर हो गया है कि इन्होंने किस तरीके से ईवीएम में घोटाले किए हैं या इलेक्शन कमिश्नर को साथ में लेके किस तरीके से किए, वो केस तो अलग चल रहा है। लेकिन ये तो बात पक्की हो गई है, करीब करीब 50-60 सीटें इन्होंने मैनिपुलेट की है, नहीं तो ये तो 200 के अंदर सिमट जाती थी। अब तो बात बिल्कुल पक्की है। तो बातें ऐसी है कि, लेकिन जो भी है, आज हमारा वो कोई आज चर्चा का विषय नहीं है। 240 इनकी आई है, 240 करीब करीब इनकी आई है। आज भारत के अंदर ऐसा है कि रियल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट हो गई है, रियल डेमोक्रेसी। नहीं तो इसके पहले तो विपक्ष था ही नहीं। तो अब जब एक मजबूत विपक्ष आ गया है, राहुल गांधी के रूप में आया है, तो इसीलिए तो अभी मोदी जी थोड़ा, यहाँ एक कहावत है ना, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, वो हिसाब से मोदी जी इस तरीके से बातें कर रहे हैं। नहीं तो मोदी जी और माफी ये कोई विषय नहीं है। ये तो अपनी ही मस्ती में चलने वाला एक हाथी था। वो नहीं देखता था कि मेरे पाँव के नीचे क्या आ रहा है, किसको मैं रोंद रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं उसको कि भाई समय बड़ा बलवान है, और ये हिसाब से सारी बातें हो रही है, एक विषय। दूसरी बात में क्या है कि जो कहा जाता है कि क्या खाना तो गम खाना, इसीलिए ये सारे के सारे अभी ये लोग विषय कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, सारा सहन कर रहे हैं। और आज तो आपको बता दो, मैं अभी मुंबई में हूँ, मैं पूरा सुबह से देख रहा था किस तरीके से इन्होंने विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश किया है, किस तरीके से इन्होंने उनको अरेस्ट किया, दबा दिया। ये सारा का सारा इसके डेमोक्रेसी के खिलाफ है ना। मुझे बताइए कि बदलापुर की जो घटना हुई, वो बदलापुर की घटना के अंदर कोर्ट ने शाम को 5 बजे इसके बाद में निर्णय दिया कि ये इसको पॉलिटिसाइज न कराया जाए और कोई आंदोलन नहीं होगा। हाउ कोर्ट इज कंसर्न, मुझे बताइए कि क्या संबंध है, कोर्ट का संबंध क्या है इसके अंदर? who has gone to the court and how court can give such verdict? मेरे ऊपर अगर समझ लो ये होता है तो मैं फेस करने के लिए तैयार हूं कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कोर्ट के ऊपर टीका टिप्पणी, आई एम रेडी टू फेस। प्रकाश जी, महाराष्ट्र की जनता मोदी जी की माफी को किस तरह से लेगी? एक फ्रॉड के रूप में, या आपको लगता है कि माफ कर देगी महाराष्ट्र की जनता मोदी जी को? नहीं, ये तो फ्रॉड नहीं जी, फ्रॉड के ऊपर के आदि की बात है। ये तो सारा का सारा मैंने जैसा बताया ना कि वक्त पड़े बाका तो गधे को काऊ काका, इस तरीके इनका सारा विषय है। और देखिए बदलापुर के घटना के अंदर कोर्ट ने बता दिया कि भाई आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। कोर्ट का क्या संबंध? मुझे बताइए कि भाई लोगों को अगर इसके बारे में ये हो रहा है और कोर्ट बोल रहा है या शिंदे सरकार बोल रही है इसके बारे में कि नहीं नहीं सारे लोग बाहर से लाके गए थे, अरे भैया आपने लोगों को अरेस्ट कहाँ किया है? कोर्ट यानी रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो रेलवे स्टेशन के ऊपर तो पूरे आजू बाजू के लोग आएंगे ना, कुछ स्थानीय थोड़ी रहने वाले हैं सिर्फ। तो ये सारी की सारी विषय जो है इनके अभी दिख गया इनको कि साला ये अपना मामला हाथ से सटक जा रहा है, तो इसलिए सारी की सारी इनकी करी गई है। विषय क्या है इसके अंदर नीलू जी कि ये जो मूर्ति का ठेका दिया गया है वो किसको दिया गया है ये पहले समझने की बात है। ये दिया गया है वो शिंदे का जो क्या बोलते क्लासमेट था आपटे नाम का, उसको दिया गया और आज वो फरार है। ऐसे कैसे फरार है भाई? नीलू जी आप पहले एक समझ लीजिए, अगर ये भारत के लोगों का ये बड़ा खुशनसीबी है, ये ठेका कोई मुसलमान को नहीं दिया गया। अगर यही मूर्ति कोई मुसलमान ने अगर ये करी होती, आपको लगता है जिस तरीके से महात्मा गांधी की हत्या हुई ब्राह्मणों के द्वारे और उस समय भी जिस तरीके से ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ किया गया, देखिए अगर ये मूर्ति मुसलमानों ने खड़ी करी हुई रहती थी तो सोचिए आपकी भारत का हश्र क्या होता था, क्या परिस्थिति रहती थी देश के अंदर। ये तो आपका और मेरा भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ। इनके हाथ में जो क्या बोलते हैं ना, बंदर के हाथ में कोली जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं मिला इनको। तो जिस तरीके से महुआ बोलती है ना
कि विषय कुछ नहीं है, लेकिन बंदर के हाथ में माचिस दी किसने, तिल्ली दी किसने? ऐसा ही विषय है कि ये नहीं हुआ। ये आपका और मेरा भाग्य है कि देश, ये हमारा महाराष्ट्र राज्य जो है ना, ये बड़ा कल्चर्ड है, ये इसको अंगार नहीं लगी, क्योंकि ये बम्बन के हाथ से वो मूर्ति बनी, वो आज फरार है और उसके कारण ये सारी की सारी ये सारी चीजें हो रही है। बातें क्या हो गई है, इस तरीके से सारे लोग बोल रहे थे। वाहिद खान का भी मैं सुन रहा था अच्छी तरह से, दीपक कबीर का भी सुन रहा था, पुष्पराज देशपांडे का भी मैं सुन रहा था। मुझे बताइए कि ये जो सारा चल रहा है, ये सारा इलेक्शन को सामने रख के हो रहा है। मूर्ति जिसको 2-2 साल 3-3 साल लगते हैं, वो 6 महीने में करवा दी, और उसके बाद में ये 6 महीने के अंदर ये मूर्ति बनवा दी और इस तरीके से बनवा दी कि जो ढाई गई। और जिस तरीके से ये सारा हुआ, अब वो एक क्या मूर्ति का अकेला विषय है क्या? मंदिर बनवाया रामलल्ला का, वहां पे भी यही हालत है। अरे भैया, जिस मंदिर का गुम्बज नहीं बना है, जिसके ऊपर शंकराचार्य जी ने ऑब्जेक्शन, 1 नहीं 2 नहीं 3 चारों शंकराचार्य जी ने जिसके ऊपर बहिष्कार किया, उसके बाद में भी आप अट्टहास कर रहे हो। और मुझे बताइए, भगवान कृष्ण की मूर्ति मैं काली समझ सकता हूँ, सावली। राम की मूर्ति सावली कहां से हो गई भाई? कहां से आया सावली मूर्ति? और इन्होंने बनाया सावली मूर्ति। और जिस तरीके से सारा ये नौटंकी मोदी जी करते हैं ना, इलेक्शन को ध्यान में रख के, इनको कोई राम से लेना देना नहीं है, कृष्ण भगवान से कोई लेना देना नहीं है, इनको इलेक्शन करवाना है। हाँ जी प्रकाश जी, समय कम है इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ और बस अंतिम कमेंट्स पुष्पराज और वाहिद से लेके प्रोग्राम को खत्म करूंगी। आप क्या कहेंगे कि ये माफी है या केवल महाराष्ट्र की जनता के सामने वोट बटोरने के लिए नौटंकी? बहुत संक्षेप में। हाँ, बिल्कुल 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 वही बात है, दूसरा और क्या है? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने महाराष्ट्र का इलेक्शन आगे क्यों पोस्टपोन कर दिया? एक बात ध्यान में है, 12 नवंबर को ये सत्ता से जाने वाले हैं, तो आप इसके 45 डेज पीछे जाइए। तो 45 डेज अगर पीछे जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय आता है 20 सितंबर। तो 20 सितंबर के बाद में आगे गिनेंगे तो 10 ये सितंबर के हो गए, उसके बाद में 30 दिन ही हो गए, 40 और उसके बाद में 12। तो इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा 20 सितंबर तक के, अभी 20 सितंबर को दिन बचे कितने हैं? क्यों इन्होंने किया नहीं है इलेक्शन, डिक्लेयर क्यों नहीं किया? इसीलिए कि इनको ये लाडली बहना, इन्होंने जो योजना लाई है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लाडली बहनाओं को लाना है, लाडले भाइयों को लाना है। और उसके बाद में ये जो तीर्थ यात्रा की स्कीम निकाली है, देखिए किसानों को साल के 6,000, महीने के 500 रुपए, रोज के 16 रुपए 50 पैसे। अगर कोई मंदिर के सामने या कोई चौराहे पे खड़े रह के अगर भीख मांगता है ना, 100-200 रुपए भीख मग जाती है, किसान को 16 रुपए 50 पैसे ये लोग दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो नौटंकी चल रही है ना, इनको कुछ भी करके नीलू जी सत्ता में बैठना है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर सत्ता में नहीं बैठेंगे तो ये सारे के सारे जेल के पीछे, सलाखों के पीछे रहेंगे। तो डू व्हाटएवर यू वांट, सरकार का, जनता का सारा खजाना लुटा दो, पैसा खत्म कर दो, लेकिन सत्ता में बने रहो, क्योंकि मरता क्या न करता, इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए सारी चीजें चल रही है। मुझसे पूरे थोड़ा समय कम है इसलिए मैं अब वाइंड अप करना चाहती हूँ। पुष्पराज, आपके पास आऊंगी कि अंत में जो बात अभी पोरे जी ने कहा कि ये केवल और केवल वोट बटोरने की नौटंकी है, तो क्या मोदी जी अब इल्यूजन में हैं कि ठीक है नौटंकी कर लो, हो सकता है इस नौटंकी से ही वोट मिल जाए, जो बची कुची साख है वो महाराष्ट्र में लौट जाए? क्या मोदी जी एक इल्यूजन में जी रहे हैं इस समय? देखिए, 2024 के चुनाव के बाद वो थोड़ा भ्रमित हो गए हैं, लेकिन ठीक है, बुढ़ापा आ रहा है, ऐसे हो जाता है, इसमें कुछ हम ज्यादा कह नहीं सकते, कर नहीं सकते हैं, वो सहना पड़ता है सबको। देखिए, ये जिस तरह से माफी मांग रहे हैं ना, पहले तो आप थोड़ा जवाबदेही दीजिए ना। आपके कारण, आपके जो सत्ता का हवस था, आपके सत्ता के हवस के कारण आपने इस प्रतिमा को जल्दबाजी करवा के 6 फुट से 35 फीट करवाई है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो प्रतिमा 35 फुट की होती है, ब्रॉन्ज की होती है, उसको कम से कम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कम 3 साल लगते हैं। आपने उसको 6 महीने में करवाया है। फिर ऊपर से जैसे प्रकाश जी भी कह रहे थे, वाहिद खान जी भी कह रहे थे, आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को उसमें काम पे लगाया है, आपने ऐसे शिल्पकार को लगाया है, ऐसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर को लगाया है, जो आपके चट्टे-बट्टे हैं, राइट? तो आपने बेसिकली अपने भाई भतीजावाद किया है, इसीलिए वो किया है। अब ये सब आपने जो पूरी रणनीति की है, ये पूरी जिन्होंने जो साजिश की है, इसके लिए क्या आपको लग रहा है सिर्फ एक माफी काफ़ी है? उन्होंने देश को वचन दिया था, ना खाने दूँगा, करेक्ट? अब यहाँ कोई खा भी रहा है, कोई खिला भी रहा है।
और इसके लिए माफी से काम नहीं करेंगे चलेगा। आप सरकार में हो, आप मतलब अगर आपने सचमुच आपने वचन दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पहले तो आप सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को इमीडिएटली सस्पेंड करिए, उनको रिजाइन करने के लिए फोर्स कीजिए। वो नहीं कर रहे हो ना, बाकी सब मगरमच्छ की वो है, आंसू है। क्योंकि आप समझिए ये जो अकाल का 13वां महीना चल रहा है इनका, हर कोई कुछ कर रहा है, जो भी कुछ कर रहे हैं गलत ही हो रहा है। और ये तो सिर्फ आप ये जो प्रतिमा की ये तो हमारी अस्मिता से चोट लगी है, हमारी अस्मिता को चोट लगी है पूरे महाराष्ट्र को। जैसे वाहिद जी कह रहे थे, हर इंसान जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं उनको तहे दिल से चाहते हैं। और ये सिर्फ एक सिंबॉलिक वो नहीं है, ये सब्सटेंटिवली मानते हैं। क्योंकि जो स्वराज के नहीं, एक मिनट, राजनीतिक स्वराज के साथ साथ जो सांस्कृतिक इमेंसिपेशन की बात है, जो शूद्राज और दलित और आदिवासियों की जो उन्होंने सशक्तिकरण करवाई है, इनसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो जब आप इनकी प्रतिमा को आप इंसल्ट करते हो, ऐसे सब धांधलेबाजी करते हो अपने सत्ता के हवस के लिए, कोई आपको माफ नहीं कर रहा है। इस बार वाहिद खान जी से मैं एक चीज से मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। आप 70 ज्यादा बोल रहे हैं। अगर ये भाजपा महायुति सरकार 50 के नीचे, मतलब मुझे लग रहा है अटक जाएगी, हाफ सेंचुरी नहीं क्रॉस कर पाएगी जिस तरह से इनका रवैया चल रहा है। बस नीलू जी इतना ही कहना था, बाकी आपके लिए। हाँ, ठीक है। वाहिद, अंत में क्या कहेंगे? आज मोदी जी की माफी या ढोंग, इस समय मैं ट्विटर देख रही हूँ, टॉप ट्रेंड चल रहा है, माफी मांगा मोदी, इस नाम का हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि माफी कभी भी मोदी जी के डीएनए में माफी थी ही नहीं। तो आज ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता इसे, अंत में आपके इस कमेंट से फिर मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगी, कि महाराष्ट्र की जनता इस माफी को कैसे देखेगी? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी है उससे पूरा महाराष्ट्र आहत में है। इसकी माफी उनको बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसका रिजल्ट उनको आने वाले इलेक्शन में देखने को मिलेगा। जितना आहत आज महाराष्ट्रियन है, जितना आहत एक मुस्लिम है, दलित है, उससे ज्यादा पूरे इंडिया में आप जाने छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले सब आहत है। इस मूर्ति का गिरना बीजेपी का पलायन करने के बराबर है। इस मूर्ति का गिरना बीजेपी के लिए अब जो ऐसा सपना है जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। इस मूर्ति का गिरना शिवाजी महाराज की सहमति है कि आने वाले सरकार महाविकास आघाड़ी की होगी, क्योंकि जो हुआ है पिछले दिनों 5 सालों में महाराष्ट्र में, वो हमने कैसे सहा है वो हम जानते हैं। पिछले 2-3 सालों में किस तरह की सरकार को, एक को धोखा देकर दूसरे के पास गए और दूसरे को धोखा देकर तीसरे के पास गए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान जो हुआ है, वो छत्रपति शिवाजी अपमान जो है वो बैलेट बोर्ड पर देखने को मिलेगा। जब हर एक मराठी इंसान, हर एक मराठी मानुष, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, वो बैलेट बोर्ड में जब डालने को जाएगा अपना वोट, तब वो उस अपमान का बदला लेगा। चलिए, तो आज का हमारा टाइटल भी यही था कि मोदी का एक्ट ऑफ फ्रॉड। हार के डर से आज मोदी ने माफी मांगा है, क्योंकि उनको वोट बटोरने थे आज, इसलिए उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन जो बड़ा सवाल है, जिसके ऊपर पुष्पराज ने और सब लोग ने बोला, कि जो असली कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पकड़िए, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे आप उनको पकड़िए, उनसे मोदी जी के पास एक भी सवाल पूछने के लिए नहीं है। तो फिर ऐसी माफी का क्या मायने है, और क्या महाराष्ट्र की जनता उनको माफ कर देगी? ये तो मोदी जी को खुद सोचना पड़ेगा और खुद पर रखना पड़ेगा कि नतीजा क्या होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रकाश पोरे जी, पुष्पराज देशपांडे, वाहिद अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।